जनता भाजपा से ये भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। मोहित खान साहब इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया। मोहित के स्थान पर मोहित को कहा मोहित ने मेरे साथ बलात्कार किया। और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है, कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। आज कहानी, लोकसभा में बजट पर चर्चा चल रही थी। सरकार आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक समझौते के दावे गिना रही थी। तभी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खड़े हुए और सदन में सीधा सवाल दाग दिया। क्या था सवाल? क्या 0-18 से बड़ा है? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। यह सवाल सिर्फ गणित का नहीं था, यह सवाल था नीति, न्याय और नियत का। आज इस वीडियो में हम समझेंगे संसद में अखिलेश ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, मोहित खान केस क्या है और कोर्ट ने क्या कहा, अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को क्यों घेरा गया, और सबसे बड़ी बात, पीडीए यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी के मुद्दे पर क्या संदेश दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान, क्या मामला है? बुलडोजर बनाम अदालत। अखिलेश यादव ने सदन में जिस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया वो था मोहित खान का मामला। कौन है मोहित खान? जी हां, उम्र लगभग 72 वर्ष, मामले के दौरान 66 वर्ष के थे। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता। 2024 में 12 वर्षीय बच्ची के कथित गैंग रेप केस में नाम आया। क्या हुआ आगे? जांच के दौरान डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट में घरेलू सहायक राजू का डीएनए मैच हुआ। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके अलावा पीड़िता ने अपने 164 बयान में मोहित के स्थान पर मोहित को कहा मोहित ने मेरे साथ बलात्कार किया। अभियोजन ने कहा मोहित नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब इस मामले में खोजबीन की तो मोहित इसकी बड़ी बहन का सगा देवर है, जो इसका रिश्ते में बानोई लगा। और अभियोजन लगातार इनकार करता रहा, लेकिन हम लोगों ने मोहित की वोटर लिस्ट, निवास प्रमाण पत्र, सारी चीजें कोर्ट पर दाखिल करके साबित किया कि मोहित नाम का व्यक्ति है जो इसके बानोई का छोटा भाई है। तो ये मुकदमा संदिग्ध पाया गया। आज उसमें फैसले की तारीख थी, फैसला आया और मोहित खान बेगुनाह पाया गया। अयोध्या की विशेष पॉक्सो अदालत ने मोहित खान को बरी कर दिया। घरेलू सहायक को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जब यह मामला हुआ था तो यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, वो आप सुन लीजिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अब
इसके बाद मुख्यमंत्री खामोश हैं। अब वो कयामत की बातें कर रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने ये बात कही थी। अदालत की टिप्पणी अहम रही। सच साजिश से बड़ा होता है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? आरोप सामने आते ही अयोध्या प्रशासन ने मुईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बिल्डोजर चला दिया था। उस वक्त इस त्वरित न्याय बताया गया। जी हाँ, और गोदी मीडिया सब मुईद खान के पीछे पड़ गए, क्योंकि मुईद खान एक समुदाय से ताल्लुक़ करते थे और उस समुदाय का नाम है मुसलमान। और मुसलमानों की इस वक्त क्या हालत हो रही है वो छुपी नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया, क्या बीजेपी के पास ऐसा बिल्डोजर है जो टूटे हुए घर और सम्मान को वापस बना सके? है क्या? मुईद खान साहब आप जानते होंगे, आपके क्षेत्र में मदरसा टाउन एरिया इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए, आप अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। जी, उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी मानसिकता और न्याय की हत्या करार दिया। ये मानसिकता फैलती जा रही है। हमने हाल ही में ही देखा कि असम के सीएम ने कैसे ब्लैंक पॉइंट पर निशाना साधा था, और सामने कौन था सबको पता है। अखिलेश ने आरोप था कि आरोप साबित होने से पहले सज़ा दे दी गई। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुईद खान मुसलमान थे। फिर बात करते हैं अयोध्या की राम मंदिर की, जो बहुत अहम मुद्दा होता है यूपी की राजनीति में। अखिलेश ने कहा, जिन्होंने गोलियां चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव भाजपा सांसदों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने अतीत की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने गोलियां चलवाई आज वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। आपने राम जी का अपमान किया है। ये बात इसलिए आई क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, अखिलेश पर आरोप लगाया था। तो अखिलेश ने उनको, अनुराग ठाकुर को होते हुए भाजपा को जवाब दिया कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। इस बयान सीधे तौर पर भाजपा की धार्मिक राजनीति पर हमला था। अखिलेश का आरोप था कि बीजेपी धर्म और आस्था का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती है, लेकिन जमीन पर न्याय और समानता की अनदेखी होती है। अब बात उस डील की जिससे अखिलेश यादव ने अपना भाषण शुरू किया था। उन्होंने कहा था बजट पहले आया या डील पहले तय हो गई थी। जी हां, अमेरिका भारत ट्रेड डील एग्रीमेंट, डील या ढील। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट।
और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद 70 वर्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? देश के किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद न हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी? जी, बजट चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका को 18% टैरिफ राहत मिली, भारत कुछ उत्पादों का 0 टैरिफ पर राजी हुआ। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, क्या 0 18 से बड़ा है? उनका आरोप था कि ये डील नहीं ढील है। अगर यही समझौता करना था तो 11 महीने की देरी क्यों? इसका असर रुपए, छोटे उद्योग और किसानों पर क्या पड़ेगा, ये सरकार बता सकती है? जी हाँ। और फिर अखिलेश ने बात की आत्मनिर्भर भारत पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, अगर हम 0 टैरिफ पर विदेशी उत्पाद मंगाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के नारे खोखले लगते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इससे घरेलू उद्योग और किसानों पर दबाव पड़ेगा। अगले फसलें विदेश से आएंगी तो भारत का किसान क्या उगाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या होगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई, उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। और जो 23 क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप और दूध को लेकर के सरकार दावा करती है कि हम सब्जियां इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी इतनी ग्रो कर गई हैं,
हम दुनिया में इतना पैदा कर रहे हैं। दूध के जब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हम दूध का उत्पादन इतना कर रहे हैं, और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है, तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे आप लोग? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं, वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती उन्हें, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई मुफ्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। और फिर बात पीडीए की। जी हाँ, पीडीए और बजट अखिलेश का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी या आधी आबादी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन बजट में पीडीए के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है, गरीब, दलितों और किसानों की अनदेखी की गई। उनका कहना था सरकार सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और बड़े उद्योगों पर फोकस कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत यूपी की सड़कों की हालत, नदियों की सफाई, शहरों की खराब एयर क्वालिटी, इन मुद्दों पर ठोस बदलाव नहीं दिखता। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है। और कारण यह भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां है, 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे,
लेकिन मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं वो कम से कम अपनी सड़कों को देखें, अपने एक्सप्रेसवेज को देखें कि उन्होंने क्या बना करके खड़ा इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इनके सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से कोई एक्सप्रेसवे बन रहा था। सभापति महोदय, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उनके नाम से बनने के साथ साथ उनका नाम भी बदल दिया। पहले वो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा था, फिर अटल जी के नाम से एक्सप्रेसवे बन रहा था। लगता है वो जमीन पर नहीं उतरा है, वो केवल कागजों पे बन रहा था। जी, राजनीतिक संदेश क्या? अखिलेश यादव का पूरा भाषण 3 संदेश देता है। न्याय बनाम बिल्डोजर राजनीति, आर्थिक नीति बनाम आत्मनिर्भरता का दावा, पीडीए की अनदेखी बनाम सत्ता की प्राथमिकता। ये सिर्फ संसद का भाषण नहीं था दोस्तों, 2026-27 की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश थी। जी हाँ, चीन हमारी जमीन पर भी निगाहें रखे हुए है और हमारे बाजार पे भी, इसलिए जो सरकार फैसला ले बड़ी सावधानी से ले। मैं कितनी बातें बताऊं, वहां पर सेना जमीन ले लिया, जमीनें जाने कहां चली गई हैं। इसलिए सभापति महोदय, ये बजट दिशाहीन है। ये 2047 में हमारा विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर के जो चिंता रही, हमेशा रहती थी, और जो सरकार ने बड़े बड़े फैसले भी लिए थे, जानकारी दी थी कि हम बेरोजगारी ऐसे दूर कर लेंगे। मेक इन इंडिया का जो सपना दिखाया था, आखिरकार मेक इन इंडिया का सपना कहाँ पूरा हो पा रहा है? मेक इन इंडिया का जो शेर था वो जंग खा रहा है सभापति महोदय। जो योजना लेकर के आए थे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, सरकार बताए कि हमें कितना उसमें लाभ पहुंचा है। 2024-2025 के बजट में इन योजनाओं के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन खर्च कितना हुआ? 1,700 करोड़ रुपया केवल। एक आपने पिछली बार सपना दिखाया था कि इंटर्नशिप की योजना, इंटर्नशिप वाली योजना जो घोषित की, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, लेकिन उसमें खर्च कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपया। और जो लक्ष्य रखा था आपने रखा था 5 साल में 1 करोड़ लोगों को, लेकिन इसमें आए कितने? 1,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ऑफर दिया उन्होंने, लेकिन फाइनली जिसमें ऑफर, जिसका सिलेक्ट हुआ, वो केवल 16,000 लोगों को काम पहुंचा है। सोचिए, हमारा देश इतना बड़ा, जहां करोड़ों को आप इस योजना से जोड़ना चाहते थे, केवल 16,000 लोग जाएंगे उसमें। ये आपको बेरोजगारी खत्म करने की योजना है आपकी? सवाल अब भी वही है, क्या विकास के दावे जमीनी सच्चाई से मेल खाते हैं? क्या बुलडोजर न्याय का विकल्प बन सकता है? और क्या जीरो टैरिफ से आत्मनिर्भरता मजबूत होगी? लोकसभा में उठे ये सवाल आने वाले चुनावी विमर्श का आधार बन सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सरकार की नीतियों पर वैध सवाल हैं या सिर्फ विपक्ष की राजनीति? जो भी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें। और ये बात तय है कि अखिलेश यादव प्रमुखता से विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। आपको याद होगा, जब
राहुल गांधी को ओम बिरला नहीं बोलने दे रहे थे संसद में, तब भी अखिलेश यादव उठे और उन्होंने स्टैंड लिया कि अगर नेता विपक्ष कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है और जो देश हित में है तो उनको बोलने दिया जाए। इसी तरह मुईद खान का मुद्दा, मुईद खान एक मुसलमान समुदाय से आते हैं, एक मुस्लिम है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है और जो हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रहे हैं, वो मुद्दा भी संसद में उठाया गया। आगे क्या होगा, यूपी की राजनीति से देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, सब आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। नमस्कार।